हेलो स्टूडेंट, मैं सेंट एस एन एस जीतगढ़ से मनीष। तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसमें हमने नर युग्मोद्भिद के बारे में पढ़ रहे थे। तो नर युग्मोद्भिद के बारे में आज हम पढ़ते हैं परागकण की संरचना। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। इससे पहले जो लेक्चर थे उनमें मैंने बताया था कि परागकणों का निर्माण कैसे होता है। कहाँ पर होता है परागकणों का निर्माण? लघु बीजाणु धानी में होता है। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर ये परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये निर्माण हो गया था जो माइक्रोस्पोरोफिल जो सेल्स थी, मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था और वो प्रत्येक अलग होकर कोलेजन परत से अलग होने के बाद में एक एक परागकण का निर्माण कर रहे थे। अब बात करते हैं कि परागकण की संरचना कैसे होती है। विस्फोटन के बारे में, स्फुटन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब देखो कि परागकण होता कैसा है। परागकण के बारे में बताया था कि परागकण में 2 कोशिकाएं होंगी। एक तो बड़ी कोशिका होती है और एक लेंस के आकार की कोशिका होती है। 2 कोशिका होती है। बड़ी कोशिका तो कौन सी होती है? कायिक कोशिका। वो सामान्यतः कैसी होती है? गोलाकार, लेकिन बाद में कैसी हो जाती है? अनियमित आकार की हो जाती है। और छोटी कोशिका जननिक, जनन कोशिका या जननिक कोशिका। इसकी आकृति कैसी होती थी? लेंस के आकार की। इसके चारों तरफ 2 परतें पाई जाती हैं। इसके चारों तरफ कितनी परतें पाई जाएंगी? 2 परतें पाई जाती हैं। एक और इसके ऊपर भी एक परत पाई जाती है। ये तो होती है बाह्य चोल। बाहर की ओर जो परत होती है वो कैसे होती है? बाह्य चोल। और ये अंदर की ओर होता है वो अंतः चोल। ठीक है। इसको एक्साइन बोलते हैं, इसको इंटाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन, और इसको इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, इसकी 2 परतें पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें बाह्य चोल के बारे में या एक्साइन के बारे में। एक्साइन क्या होती है? मोटी परत होती है। एक्साइन कैसे होती है? मोटी होती है, सघन होती है और विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अलंकरण पाए जाते हैं। अलंकरण पाए जाएंगे। अलंकरण का मतलब ये जालीनुमा, झिल्लीनुमा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये क्या है? इसको अलंकरण करने वाले, सजाने के काम में, मतलब सजावटी अलंकरण का मतलब होता है सजावट करने के लिए। तो ये सजावट के रूप में से काम कर रहे हैं। ठीक है। फिर बात करें हम, लेकिन और ध्यान रखो, यहाँ पर एक जो एक्साइन होता है, एक्साइन में एक पदार्थ पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन। क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक पदार्थ पाया जाता है। इसकी वजह से जो बाह्य चोल है, एक्साइन है, वो विघटित नहीं होती किसी भी एंजाइम या किसी भी केमिकल के द्वारा। किसी भी एंजाइम के द्वारा ये क्या नहीं होती? अपघटित नहीं होती। ये किसी भी एंजाइम व रसायन द्वारा क्या नहीं होता? अपघटित नहीं होता। इसलिए जो परागकण है वो कई हजारों सालों तक सुरक्षित मिल सकते हैं आपको। ये फॉसिल्स के रूप में भी मिलते हैं। किसके रूप में? जीवाश्म के रूप में भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये इस जो बाह्य चोल होता है, बाह्य जो परत होती है, इसकी बाह्य चोल एक्साइन होता है, उसमें स्पोरोपोलिनिन एक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह किसी भी एंजाइम या रसायन द्वारा क्या नहीं होता? अपघटित। इसलिए कई सालों तक ये सुरक्षित रखा जा सकता है। ये फॉसिल्स के रूप में भी मिलते हैं। ठीक है। दूसरी ओर बात करें
अंतःचोल यानी इंटाइन की, ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। ये सेलुलोज प्लस पैक्टीन की बनी होती है। ये तो बाह्य चोल होता है, बाह्य परत होती है। बाह्य चोल क्या होता है? बाह्य परत, बाहरी परत, बाहरी परत होती है। और इंटाइन जो होती है वो कौन सी होती है? आंतरिक परत, आंतरिक परत होती है। ठीक है, ये सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। ये कैसे होती है? ये अगर मोटी और सघन है तो ये पतली होती, पतली और कोमल होती है। कैसी होती है? पतली और कोमल होती है, पतली और कोमल पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो होगी किसकी? परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में क्या बताओगे? तो यहाँ पर जो लघु बीजाणु परागकण तो बन ही गया था, उसमें एक बड़ी कोशिका तो क्या कायिक कोशिका थी और दूसरी जननिक कोशिका थी। इसके चारों तरफ दो परतें हैं। अंदर की ओर जो परत पाई जा रही है, जो आपको ये दिख रही है, जो ये दिख रही है आपको, ये कौन सी है? अंतःचोल या इंटाइन होती है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है और पतली और कोमल होती है। बाहर की ओर जो आपको ये परत दिख रही है, बाहर की ओर ये परत दिख रही है, उसको हम कह रहे हैं बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। एक्साइन बाहर की ओर की परत होती है, सघन होती है, मोटी होती है और विभिन्न प्रकार के अलंकरण से होती है, यानी झिल्ली नुमा वगैरह से ये विभिन्न प्रकार के होती है। अब बात करें, एक बात ये जरूर ध्यान रखेंगे इसमें, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलिनिन ये पदार्थ होता है जो किसी भी एंजाइम और रसायन द्वारा अपघटित नहीं होता है। किसमें पाया जाता है? बाह्य चोल में। इसकी वजह से जो एंजाइम होते हैं, ये सॉरी परागकण होते हैं, वो कई हजारों साल तक सुरक्षित मिल सकते हैं। आप फॉसिल्स के रूप में भी मिलते हैं। फिर बात करें यहाँ पर, जो ये मेल गैमीट जब बनेंगे तो मेल गैमीट कैसे बाहर निकलेंगे, इसका भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि ये तो यहाँ से बाहर इंटाइन तो क्या होगी? अपघटित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेलुलोज और पैक्टीन की बनी होती है। लेकिन जो एक्साइन है, एक्साइन किसकी बन रही है? स्पोरोपोलिनिन। ये तो किसी एंजाइम से भी नहीं हो रही अपघटित, नहीं एंजाइम से, तो कैसे बाहर निकलेगी? तो इनको बाहर निकालने के लिए तो यहाँ से जनन कोशिका से जो मेल गैमीट बनते हैं, नर युग्मक जो बनेंगे, उनको बाहर निकालने के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र। क्योंकि प्रकृति में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेल गैमेट बाहर नहीं निकले। तो बाहर निकलेंगे तभी तो क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इस एक्साइन में ही क्या पाए जा रहे हैं? जनन छिद्र पाए जा रहे हैं। इन जनन छिद्रों की संख्या या तो 1 होती है या 3। ये क्या होती है? जनन छिद्रों की संख्या होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि ये जो नर युग्मक बनते हैं जनन कोशिका द्वारा या जननिक कोशिका द्वारा, वो बाहर निकलते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इस परागकण के ऊपर एक परत पाई जाती है। परागकण पे एक परत पाई जाती है, उसका नाम है परागकण कीट। परागकण कीट ये पाई जाती है परत, परागकण कीट परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है। वैसे तो इसका कार्य कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये क्या करती है? कीटों को एक तो आकर्षित करती है, एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है, जिससे क्या होगी कि जो कीट इन पे आके बैठेंगी फ्लावर के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? उनसे शरीर से जो परागकण वो चिपक जाएंगे और दूसरे पुष्प या पुष्प की वर्तिका तक पहुंचेंगे। परागकण की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है। और एक है कि ये अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे भी सुरक्षा करती है। कार्य क्या हो जाएगा इसका? एक तो कीटों को आकर्षित करना, कीटों को आकर्षित करना। दूसरा क्या हो जाएगा? चिपचिपा पदार्थ स्रावित करना, जिससे कीटों के शरीर से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। चिपचिपा पदार्थ स्रावित करेंगे, जिससे कीटों के शरीर से ये चिपक जाएंगे और क्या हो जाएगा? यूवी किरणों से
सुरक्षा भी करती है। यूवी जो किरणें होती हैं उनसे भी ये क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये तो होगी परागकण की संरचना। परागकण की संरचना में दो परतें होती हैं, एक तो एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है। ध्यान रखना, एक्साइन में एक ये पदार्थ है, उसके बारे में जरूर ध्यान रखेंगे, तो नोट करो इसको, फिर आगे हम पढ़ते हैं। परागकण की संरचना के बाद में हम पढ़ते हैं जो नर युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ, नर युग्मक का परिवर्धन और नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन और नर युग्मक का निर्माण। यहाँ पर ये जो पोलन कीट, परागकण कीट दिख रहा है, वहां पर अपन लिख सकते हैं पोलन कीट भी परत का नाम लिख सकते हैं, पोलन कीट भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन व नर युग्मक का निर्माण। वापस से बना लेंगे डायग्राम। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन हुआ नर युग्मक का निर्माण। तो नर युग्मोद्भिद की जो पहली कोशिका थी, मैंने बताया था वो क्या होता है, लघु बीजाणु होता है। क्या होता है, लघु बीजाणु होता है। लघु बीजाणु जब ये चतुष्क होते हैं, जब अर्धसूत्री विभाजन, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है, उन चतुष्क से अलग होने के बाद में ये अपने साइज में क्या करते हैं, जल्दी वृद्धि करते हैं। वृद्धि करने के बाद में मैंने बताया तो ये क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे, और समसूत्री विभाजन करेंगे तो दो केंद्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है। कोशिका का जब विभाजन होता है तो सबसे पहले केंद्र का विभाजन होता है। तो एक तो लेंस के आकार की कोशिका बनाता है और एक बड़ी कोशिकाएं बनती है। लेंस के आकार की जो कोशिका होती है वो जनन कोशिका या जननिक कोशिका होती है, जनन कोशिका। और जो बड़ी होती है, जो साइज में बड़ी होती है, वो होती है कायिक, वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका होती है। जो जनन कोशिका होती है, मैंने बताया था कि ये कैसे होती है, लेंस के आकार की होती है, लेंस के आकार की। जब इसका केंद्र की विभाजन होता है तो सबसे पहले क्या होती है, भित्ति की तरफ होती है। जैसे ही इसमें चारों तरफ भित्ति बन जाती है तो ये बीच में थोड़े भित्ति से दूर चली जाती है। यहाँ पर मैंने बताया था, ये भी बता दिया था मैंने, कि जो ये जनन कोशिका होती है, छोटी कोशिका होती है, साइज में छोटी होती है। साइज में कैसी होती है, छोटी। और ये साइज में कैसी होगी, बड़ी। आकार में कैसी होगी, बड़ी। तो ये कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में क्या होती है, ये जनन कोशिका तैरती रहती है। यहाँ पर जो जनन कोशिका होती है, इसका कोशिका द्रव्य क्या होता है, कम होता है, और आरएनए की मात्रा भी कम होती है। किसकी अपेक्षा, दोनों की अगर कंपैरिजन करें, कायिक कोशिका और जनन कोशिका का कंपैरिजन अगर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें क्या होती है, आरएनए की मात्रा भी कम होती है। आरएनए व कोशिका द्रव्य क्या होगा, कम, क्योंकि इसमें साइज क्या है, छोटी है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर आरएनए, प्रोटीन और कोशिका द्रव्य क्या होगा, बड़ा, ज़्यादा होगा। आरएनए, प्रोटीन, कोशिका द्रव्य क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य ज़्यादा है। ठीक है। प्रारंभ में जो कायिक कोशिका है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है, और बाद में कैसी बन जाती है, अनियमित आकार की बन जाती है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, परतें भी पाई जाती है, बता दी मैंने। ये तो कौन सी होगी, इंटाइन, और ये कौन सी होगी, एक्साइन होगी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। एक्साइन में क्या पाए जाते हैं, जनन फ्योर पाए जाते हैं, जनन छिद्र पाए जाते हैं। वहां से क्या निकलती है, परागनलिका निकलती है। यह भी मैंने बता दिया कि कायिक कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, परागनलिका का निर्माण करती है। पराग
पराग नलिका का निर्माण करती है। और जो जनन कोशिका है वो किसका निर्माण करती है? दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। नर युग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनन कोशिका के द्वारा होता है। और कैसे होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। समसूत्री जब विभाजन होगा किसमें? जनन कोशिका के अंदर, तो क्या होगा? दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। जब ये लघु बीजाणुधानी से विस्फोट होते हैं, जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उस समय क्या होता है? ये द्विकोशिकीय ही होता है। लगभग 60%, यहां पर ये ध्यान रखना, लगभग 60% एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्त बीजी पादप जिसको बोलते हैं, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट में जब ये लघु बीजाणु या परागण होता है, कैसा होता है? द्विकोशिकीय अवस्था में ही कहाँ तक पहुँचता है? वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। द्विकोशिकीय अवस्था में वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। बाद में जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होता है, तो उसके बाद में किसका निर्माण हो जाता है? नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। नर युग्मक का निर्माण तो ध्यान रखना जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा ही होगा। कैसे होगा? पराग नलिका कैसे बनेगी ये भी थोड़ा देख लें कि यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? जनन छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? जनन छिद्र होते ही है। ये क्या है? जनन छिद्र। अब जनन छिद्र से क्या बनेगी? पराग नलिका बनेगी। कैसे? कि भाई ये तो अनियमित आकार की तो हो ही जाती है, ये तो थी, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया काइक का, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये होगी जनन कोशिका। अब धीरे धीरे ये इसकी इंटाइन होगी और ये इसकी एक्साइन होगी। यहाँ पर मान लो क्या है? जनन छिद्र है। तो जनन छिद्र से क्या करेगी? यहाँ को, इस जनन छिद्र को हटाएगी, हटाने के बाद में क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। ये क्या है? पराग नलिका। पराग नलिका में आगे इसकी न्यूक्लियस चलता ही रहेगा, और ये अंदर आगे आने के बाद में क्या करेगा? समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बन जाएंगे। ये क्या है? नर युग्मक। ठीक है। तो जनन छिद्रों द्वारा जो कायिक कोशिका है वो क्या बना लेगी? पोलन ट्यूब बना लेगी। बाकी जो 40% जो एंजियोस्पर्म प्लांट बच रहे हैं, आवर्तबीजी पादप बन रहे हैं, वो पादप हो गए, उनमें क्या करेंगी? जो लघु बीजाणु जब बन रहा है तो उसी में यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन होकर दो नर युग्मक बन जाएंगे। बाकी 40% में क्या करेंगे? लगभग 40% आवर्त बीजी प्लांट में पराग नलिका बनने से पहले ही जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया? नर युग्मकों का परिवर्धन तो हो ही गया। परिवर्धन के बाद में यहाँ पर किसको बनाना है? नर युग्मक का निर्माण करना है। तो नर युग्मक किसके द्वारा बन रहे हैं? जनन कोशिका के द्वारा। जनन कोशिका में कैसे?
समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक बन रहे हैं। कैसे कैसे बनेंगे कि हो सकता है कि पोलन ट्यूब बनने के बाद में बने, तो पोलन ट्यूब बनने के बाद में लगभग 60% होते हैं ऐसे प्लांट जिनमें पोलन ट्यूब बनने के बाद में क्या बनते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है। बाकी 40% में क्या होता है, जब पोलन ट्यूब बनती है, पराग नलिका बनती है, उससे पहले ही क्या बन जाते हैं, दो नर युग्मक बन जाते हैं। कैसे कि जब ये परागकण है, पराग निर्माण, और इसी के अंदर ये क्या होगी, कायी कोशिका, और कायी कोशिका के अंदर क्या बन जाएंगे, दो नर युग्मक बन जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, नर युग्मक। और ये क्या है, कायी कोशिका। दिख रहा होगा, छोटा लिख रहा हूं मैं, लेकिन ये बड़ी वाली कोशिका क्या होगी, कायी कोशिका। और जो दो आपको ये केंद्रक से दिख रहे हैं, ये नर युग्मक हैं, मेल गैमेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। नर युग्मोद्भिद की पहली कोशिका कौन सी होती है, बीजाणु, लघु बीजाणु होता है, परागकण होता है। परागकण में क्या होता है कि लघु बीजाणु समसूत्री विभाजन करेगा, दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक बड़ी कोशिका कायिक होती है और जो साइज में छोटी होती है वो जनन कोशिका होती है। कायी कोशिका में आरएनए प्रोटीन कोशिका द्रव्य की मात्रा ज़्यादा होगी और ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। ठीक है, यह शुरुआत में तो कैसे होती है, गोलाकार, बाद में कैसे बन जाती है, अनियमित आकार की बन जाती है। जनन कोशिका होती है वो लेंस के आकार की होती है। आरएनए कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है क्योंकि इसका साइज भी कम होता है। और ये जनन कोशिका होती है समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती है, दो नर युग्मक का निर्माण करती है। फिर बात करें कि नर युग्मक का निर्माण हो गया, नर युग्मक के बाद में पोलन ट्यूब बनेगी। तो पोलन ट्यूब जब पराग नलिका बनती है तो किसके द्वारा बनेगी, कि यहाँ पर एक्साइन में, बाह्य चोल में क्या पाया जाता है, जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो वहाँ से क्या निकलेगी, पराग नलिका बाहर निकलेगी। लगभग 60% जो आवर्त बीजी होते हैं उनमें पोलन ट्यूब बनने के बाद में ही द्विकोशिका अवस्था में क्या होती है, वर्तिका, द्विकोशिकीय अवस्था में ही वर्तिकाग्र पहुँचते हैं। मतलब पोलन ट्यूब बनने के बाद में क्या होते हैं कि ये नर युग्मक, ये जो जनन कोशिका है वो पोलन ट्यूब बनने के बाद में दो नर युग्मक का निर्माण करती है। लेकिन फिर बात करें 40% में क्या होता है, 40% में क्या होगा कि जब पराग नलिका नहीं बनेगी उससे पहले ही दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार जो पुष्प में नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है वो हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो मादा युग्मोद्भिद है उसके बारे में पढ़ेंगे। मादा युग्मोद्भिद मतलब जो पुष्प था, पुष्पासन था, पुष्पासन में जो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यहाँ पर क्या बन रहा था, अंडकोशिका का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर बीजांड के अंदर क्या बनती थी, अंडकोशिका बनती थी। उसका निर्माण किस प्रकार होता है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो ये नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक का निर्माण किससे होता है, पुंकेसर से होता है। ये जायांग हो गया, जायांग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और पुंकेसर के बारे में हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। पुंकेसर अंदर जो ये परागकण होता है, ये परागकोश होता है, इस परागकोश के अंदर नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है ये सब हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण है वो किस प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।